अस्सलाम अलैकुम। प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की किस्त की जानिब। अन कहीं चाहते रटन बाय परिशय हयात। चलिए शुरू करते हैं। कबूल हैं इस 17 साला लड़के को। अपने ही जुमले समातों में गुलते किसी निश्तर की मानिंद लग रहे थे। इसने हद दर्जा बुरे ख्याल में भी नहीं सोचा था कि इस 9 साला बच्ची को इसकी बीवी बना दिया जाएगा। कभी कभी कुछ चीज़ें और कुछ वाक़यात इंसान के बस में नहीं होते। जिस वक्त तकदीर में इनका होना लिखा होता है वो हो गुज़रते हैं, क्योंकि वो आसमानों में तय हो चुके होते हैं और फिर ज़मीन वाल्व को सिर्फ उन्हें अंजाम देना होता है। खुशी से आ फिर मजबूरी से, क्योंकि इसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। ये निकाह भी उन्हें वाक़यात में से एक था। चूंकि ऐमन अभी छूटी थी, इसलिए ऐमन के वली हसन अहमर की मदद से ये निकाह हुआ था। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। मुबारकबाद नहीं लोगे, आखिर को बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा। अमार के चेहरे पर इस वक्त बेहद स्मार्ट मुस्कुराहट थी। इस निकाह में सिर्फ घर के लोग और काजी साहिब ही मौजूद थे। उनका निकाह बेहद सादगी से हुआ था। असामा इस वक्त सदमे की हालत में सोफे पर बैठा जमीन को देख रहा था। अमार की आवाज़ पर इसने आहिस्ता से अपनी गर्दन को ऊपर की जानिब किया था। आपकी ही कमी रह गई थी, आकर वो भी पूरी कर ले। इसने पहले ही अंगारे चबाए हुए थे और फी अलवक्त अमार ने उन्हें हुआ देने का काम किया था। सौ भुगतना भी अब इस बेचारे को ही था। देखो असामा, मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए किसी जहरीली सांस की तरह मेरे मौत का सत्यानाश करने की कोशिश भी मत करना। वो एक अदा से अपने जेल लगे बालों को सीट करते सोफे पर असामा के बराबर में आकर बैठ गया, जबकि वो अभी तक इसे घोर रहा था। क्या उन सुरमई आंखों से मुझे निगलने का इरादा है असामा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा और तुम्हें मेरा एहतराम करना चाहिए, और तुम हो के सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहे। इसने इसके घूरने पर इसको थोड़ी सी शर्म दिलानी चाहिए। प्लीज अमार भाई, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। इसने अपना चेहरा फिर से फर्श की जानिब कर लिया था। असामा समाइल करो, और वो अमार ही किया जो किसी की सुन ले। और अभी भी इसने बिल्कुल ऐसे ही किया था। वो अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर इसमें सेल्फी लेने लगा और अब कैमरा असामा की तरफ किया था। असामा, आज के दिन तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो। हर वक्त सड़े हुए करेले ना बना करो। मुझे तुम कोई इसी साल की बूढ़ी रू लग रहे हो। अमार भाई अब कब सुधरेंगे? वो आजिज आ गया था अमार से। मिकनातीस की तरह चिपक कर जान ही नहीं छोड़ रहा था। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस के साथ तुम्हें बताना पड़ रहा है कि ऐसा कोई लफ्ज़ दूर दूर तक भी अमार हसन अहमर की डिक्शनरी में नहीं आता। असामा पुलिस। अमार ने कैमरे की जानिब देखते हुए मुस्कुराने की रिक्वेस्ट की। इसने असामा के साथ सेल्फीज लेकर ही इसकी जान छोड़ी। और मज़े की बात तो ये थी, उन तस्वीर में असामा के लब मुस्कुराहट में ढले हुए थे। आखिरकार अमार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में कामयाब हो चुका था। असामा को अच्छी तरह मालूम था कि अमार जब तक अपनी कही ना कर ले, वो इसके पास से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला। इसलिए इसके साथ बहस करने से बेहतर इसकी बात मानना लगा। ये की ना तुमने छोटे भाइयों वाली बात। छोटे भाई हमेशा बड़े भाई की बात मानते ही अच्छे लगते हैं। इसने असामा के गाल खींचे। वो इस पर अपने बड़े भाई होने का रोब डाल रहा था। इसके जाते ही असामा ने बेख्तियार एक लंबी सांस ली थी। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। वो रात के आखिरी पहर जाए नमाज पर अपने रब के सामने सजदा रेज था। इस वक्त के सजदे किसी नशे की तरह होते हैं। कितना ही वक्त गुजर जाए, कितने ही सजदे कर ले बंदा, दिल है कि भरता ही नहीं। बस कुछ लम्हे और, बस थोड़ा और वक्त, बस कुछ मोहलत। जैसे कोई शख्स रात की खामोशी में अपने महबूब से मिलता है, चाहे वो अपने महबूब का कितना ही दीदार कर ले, दूर जाने को दिल मानता ही नहीं। बस यही कुछ इस बंदे के साथ हो रहा होता है जब वो सजदे में जाता है। बस वो सजदे में रहे, मौत तक, कब्र तक,
हशर तक, क़यामत तक, जन्नत तक। वक्त थम गया। चलती हुई सुइयां मुंजमद हुईं। जो जहां था वही रुक गया। हर शय जम सी गई। और फिर इसने अल्लाह अकबर कहा। वक्त की रेत फिसलने लगी। सुइयों की टुक टुक एक बार फिर फिजा में इर्तियाश पैदा करने लगी। हर शय पर से जैसे बर्फ की तह जुदा हुई। मामूल की तरह सब अपनी रफ्तार पर चलने लगे। लेकिन कुछ तो अलग था। वाकई कुछ ऐसा था जो बदला था। वो रूह थी, अपने रब के सामने झोंक झोंक जाने वाली रूह। एक मुतमईन रूह, जहां अब सिर्फ सुकून है, इत्मीनान है। अपने महबूब के दीदार के बाद जो इत्मीनान होता है ना बस वही। अब दिल झूम झूम सा जाता है। लेकिन ये आम इश्क थोड़ी है। ये तो इश्क हकीकी है, जिसमें सिर्फ सुकून होता है। यहाँ दो के नहीं हुआ करते। महबूब बड़ा कदरदान होता है। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। खैर ईद बरखरदार कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए। हसन साहिब ने अमार के आज कई दिनों बाद उनके कमरे में आने पर चोट की। आखिर को बेटे तो होते ही बाप से जलील होने के लिए हैं। चाहे फिर अपनी उंगली पर सबको नचाने वाला अमार हसन अहमर ही क्यों ना हो। कहो कैसे आना हुआ। उनकी एक्सरे करती आंखें इस वक्त अपने सामने सोफे पर बैठे अमार पर थीं। बाबा पहले मुझे घूरना तो बंद करे। वो बुरी तरह कंफ्यूज हो गया था, यहाँ तक कि इसका सारा कॉन्फिडेंस हुआ हो गया। उनके सामने आते ही उनकी जायजा लेती आंखें इसे मुसलसल खुद पर गड़ी महसूस हो रही थीं, जिसके सबब अल्फाज तक इसका साथ नहीं दे रहे थे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कुछ वाकयात वाकई हैरानकुन होते हैं। बाबा प्लीज मुझे इस तरह तो देखना बंद करे, मैं किसी आदि मुजरिम की तरह महसूस कर रहा हूँ। इसका लहजा रहन से था। इसके मिन्नत करने पर उन्होंने अपनी नज़रें वापस अखबार पर मरकूज कीं, लेकिन कान इसी की जानिब लगे हुए थे। वो कदर दिलचस्प थे अमार के आने का मकसद जानने में। अब इसने कौन सा नया शोशा छोड़ना है। अब जाकर वो कुछ अपनी बात कह लेने के काबिल हुआ था। ये सरासर नाइंसाफ़ी हुई है मेरे साथ। कौन सी नाइंसाफ़ी? उन्हें हैरत हुई कि आखिर कौन सी नाइंसाफ़ी हुई है उनके साहिबजादे के साथ। जबकि मुकाबिल सुकून से बैठा अब आगे के अल्फाज तरतीब दे रहा था। अब सबको पहले मेरे बारे में सोचना चाहिए था, जबकि अब लोगों ने उसामा की शादी पहले कर दी। पूरे 2 साल बड़ा हूं मैं उसामा से, जबकि बड़े होने के नाते अब पर पहले मेरा हक बनता था। अब लोगों को मेरी शादी के बारे में फिक्र करनी चाहिए थी, लेकिन अब को तो अपनी मासूम सी औलाद याद ही नहीं। बिल्कुल भूल ही गए हैं अब के अब का अमार नामी कोई बेटा भी है। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उनसे उन्हीं की शिकायत लगा रहा था, और वो अमार की हर शिकायत बड़े गौर और फिक्र से सुन रहे थे। उन्हें अपने सामने शिकायत लगाता हुआ 19 साला नौजवान कोई छोटा सा बच्चा ही तो लग रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो गुजरे माओ साल की मुसाफत तय करते अमार और उसामा के बचपन में पहुंच गए, जहां उसामा का कोई खिलौना पहले आ गया हो और अमार साहिब ने अपनी चीखों से पूरा घर सर पर उठाया हुआ है। वो शुरू से बेहद पौजी सो रहा था। इसे हर चीज़ पहले चाहिए होती थी। बड़े भाई होने का रोब जो डालना होता था उसामा पर, और कुछ हद तक वो कामयाब भी रहा था इस बारे में। बाबा अब सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। वो उन्हें माजी के वाक़यात से हाल में लाया था। मैं तुम्हारी ही सुन रहा हूँ, उन्होंने हर लफ्ज़ चबाते हुए अदा किया। फिक्र ना करो, शादी तुम्हारी ही पहले होगी। वैसे तुमने देर नहीं कर दी आने में, असूलन तो तुम्हें निकाह से पहले आना चाहिए था, और तुम अब दूसरे दिन आ रहे हो। और वो तुम ही थे जो अपने भाई को बढ़ चढ़ कर मुबारकबाद देने में लगे हुए थे। बाबा, क्या मुझे नहीं देनी चाहिए थी मुबारकबाद? मेरा एक ही भाई है, मैं इसकी खुशी में भी खुश नहीं हूँगा तो लानत है मुझ पर। तो फिर इतनी देर से क्या तुम मुझे इसके निकाह की मिठाइयाँ खुला रहे हो? उन्होंने टका के जलील किया था अमार को और उनकी बात बजा थी।
आखिर इतनी देर से वो इसकी बक जो सुन रहे थे, इतनी जल्दी सब भूल कर इस पर कैसे यकीन कर लेते। बाबा अब मुझे शर्मिंदा तो ना करे बाबा। मेरी चाय, मैं चाय का कह कर आया था, अब तक तो शायद वो ठंडी भी हो गई होगी, मैं जरा जाकर देखता हूँ। वो उनसे कहता बाहर की जानिब इस तरह भागा था जैसे इसके पीछे किसी ने कुत्ते छोड़ दिए हों। इतनी देर से क्या चाय रेगिस्तानों की सैर पर निकली हुई थी, जो ये यहाँ मेरे दिमाग को बगैर गैस के उबाले जा रहा था। बहाने हैं सब जैसे मैं जानता ही नहीं। अपनी बारी आई तो इस तरह भागा जैसे इसकी ट्रेन निकली जा रही हो। वो कड़वा सा मुंह बनाते वापस अखबार की जानिब मुतवज्जे हो गए। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। यसरा आप ही मुझे रिमोट वापस करे। वो अपने कार्टून देख रही थी, इतने में पीछे से आकर यसरा ने इसके हाथों से रिमोट लेकर चैनल बदल दिया और अब वो यसरा से रिमोट लेने की कोशिशों में थी। किया है ऐमन यार, परेशान ना करो। वो ऐमन के बार बार रिमोट लेने पर झंझला सी गई थी। आप ही प्लीज दे देना, मेरा थोड़ा सा रहता है। एक तो तुम्हारा सही है, बात बात पर रोना शुरू कर दो। यसरा ऐमन की आंखों में आंसू आते देखकर चिढ़ते हुए बोली, मैं नहीं रो रही, मैं अब की शिकायत करूंगी बड़ी मामा और छूटी उम्मी से भी। ऐमन का ख्याल था कि यसरा शिकायत के नाम पर इसे वापस रिमोट दे देगी, लेकिन वो खीट बनी बैठी रही जैसे इसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। जाओ जाकर लगाओ मेरी शिकायत, उन दोनों से बड़ी आई उनकी चमची कहीं की। रिमोट तो मैं तुम्हें फिर भी नहीं देने वाली। यसरा ने अपने दोनों पीर सामने टेबल पर रख लिए जैसे, तुम कुछ भी कर लो मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। ये होता है सामने वाले को फजूल में परेशान करना, बना बात लड़ने के बहाने तलाश करना। और यसरा इस वक्त यही कारनामा बखूबी सर अंजाम दे रही थी और साथ ही इस बात को भी बिल्कुल फरामोश कर गई कि वो शहद रंग आँखों वाली बली से पिंगा ले चुकी है, जिसने इसे बना अपने पंजे इस्तेमाल किए गंजा कर देना है। फिलहाल इसके इरादे भी कुछ इस तरह के ही लग रहे थे। मैं अब से कह रही हूँ मुझे रिमोट वापस करे। वो जैसे आखिरी वार्निंग दे रही थी, पर यहाँ सुन ही कौन रहा था। मैं नहीं दे रही। क्या तुम्हें समझ नहीं आती एक बार में? प्लीज ऐमन जाओ यहाँ से, अब मेरे सर पर सवार ना हो। उन दोनों में रिमोट को लेकर तीसरी वर्ल्ड वार शुरू होने को थी। दोनों में से किसी का भी पीछे हटने का दौर दूर तक कोई इरादा नहीं था। वो एक दूसरे को इस तरह देख रही थीं जैसे मुकाबिल को आंखों से ही निगल जाना है। ऐमन ने रिमोट लेने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन यसरा ने अपना हाथ ऊपर की तरफ कर लिया और इतने में एक तीसरे हाथ ने बाजी मार ली। अमार भाई, वो दोनों एक साथ चलाए। जी हाँ, वो तीसरा हाथ किसी और का नहीं बल्कि हमारे प्यारे अमार का था। अब किसी ने तो उन दोनों के बीच में आना ही था, वरना कुछ शक नहीं था। उन्होंने एक दूसरे का सर ही फोड़ डालना था। अमार भाई रिमोट वापस करे। इस बार रिमोट वापस करने का कहने वाली यसरा थी। वो अपनी जगह से खड़ी होती अमार के मुकाबिल आकर इससे रिमोट लेने की जुस्तजू में थी, लेकिन सामने भी अमार था सदा का ढीठ। यसरा के सोफे से उठने पर अब वो सोफे पर बैठकर दोनों पीर टेबल पर रखे मजे से बैठा था, जबकि यसरा धुआं होते हुए चेहरे के साथ खड़ी थी। और मजे की बात तो ये थी, ऐमन जो कुछ देर पहले तक रिमोट के लिए यसरा के बाल तक नोचने से गुरेज ना करती, अब अमार के बराबर में बैठकर सुकून से मैच देख रही थी, गोया के वहां मौजूद ही ना हो। अमार भाई, ये क्या तरीका हुआ किसी से कोई चीज लेने का, जबकि आपको दुख रहा था कि मैं अपना सीरियल देख रही थी। यसरा ने अमार को शर्म दिलानी चाहिए, और जैसे कि हमें मालूम है कि कुछ वर्ड्स अमार सिनान अहमर की डिक्शनरी में दूर दूर तक नहीं आते, उनमें ये शर्म वाला लफ्ज़ भी शामिल है, और वो ऐसा करते वक्त ये बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी कि ऐमन भी कुछ देर पहले ऐसे ही सुकून से अपने कार्टून वगैरह देख रही थी, जब उन जनाब ने ऐमन के हाथ से रिमोट लिया। कम छीना ज्यादा था। बेटा, रिमोट तो तुम्हें नहीं मिलने वाला।
सो ये कोशिशें फजूल हैं। चुल्लू शाबाश चलती फुर्ती नजर आओ, हमें मैच में डिस्टर्ब हो रहा है। अमार ने बना कोई लगी लिपटी रखे। यसरा को सीधी सीधी गेट आउट कॉल दी, यानी मतलब साफ था, दफा हो जाओ यहाँ से। वो अमार सिनान अहमर था, बातों ही बातों में सामने वाले को बात करने लायक ना छोड़ने वाला। अब इतनी जिल्लत के बाद इसे कोई शौक नहीं था अपनी और बेइज्जती कराने का। पता जो था अगर और यहाँ रुकी तो अपना ही नुकसान था। अमार ने जब एक बार कह दिया था कि वो नहीं देने वाला रिमोट, मतलब नहीं देने वाला, इस बंदे के कानों में जूं भी नहीं रेंगनी थी। अब ये वाहिद जगह थी जहां कोशिश करना मतलब आबैल मुझे मार वाला मुआमला था। वो गुस्से से पीर पटकती अपने कमरे की जानिब चली गई। हाँ, यसरा के जाते ही उन दोनों के मुंह से जैसे हंसी का फवारा छोटा था। हमसे पिंगा अजनाट चंगा, वो दोनों एक आवाज में बोले। अमार और ऐमन ने हाई फाई किया। कामयाब जो हो गए थे मिशन यसरा को वहां से भेजने में, और अब दोनों फिर से टीवी देखने में मसरूफ हो चुके थे, जैसे इससे जरूरी कोई काम हो ही नहीं उन दोनों को। चुप हो जाना, बेफजूल किसी से ना उलझना, खामोश रहना अच्छी बात होती है, लेकिन वहां नहीं जहां आपको नाहक चुप कराया जा रहा हो। कभी कभी अपने लिए बोल जाना खामोश रहने से कई बेहतर होता है। कुछ लोगों को जब तक बताया ना जाए कि आपके मुंह में भी जुबान है, वो अपनी जुबान बंद ही नहीं करते। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। वो इस वक्त किचन में फर्ज खोले खड़ी अपने लिए खाने का सामान ढूंढ रही थी। इसे अक्सर रात में भूख लग जाया करती थी, और अभी भी ऐसा ही हुआ था। वो अच्छा खासा सुकून से सो रही थी, लेकिन अचानक आँख खिलने के सबब इसे अब कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए था। इसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। कुछ लोगों को जब भूख लगती है तो फिर उनका बीपी डाउन आ फिर शदीद पेट दर्द होने लग जाता है, और ऐमन के साथ भी यही मसला था। अगर वो भूख लगने पर आ फिर वक्त पर खाना नहीं खाती तो अक्सर इसके पेट में शदीद दर्द हो जाता था, और नींद का तो दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे अब जब तक नींद नहीं आनी थी जब तक कुछ खा नहीं लेती, सो अब मरता क्या ना करता। वो आधी रात के वक्त किचन में खड़ी कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, और सोने पर सुहागा स्विच बोर्ड काफी ऊपर होने की वजह से ऐमन का हाथ अभी स्विच बोर्ड तक नहीं जाता था। ये तो शुक्र था कि बाहर लाउंज की लाइट ऑन थी, और साथ ही फर्ज खुला होने की वजह से इसकी रोशनी भी किचन में फैली हुई थी। लेकिन उन सब के बावजूद वहाँ अभी भी अच्छा खासा अंधेरा था। वो हिम्मत करके आ तो गई थी, लेकिन इसे वाकई में डर सा लग रहा था। एक तो पहले ही आधी रात, ऊपर से अंधेरा, सो ऐसे में छोटे से दिल की मालिक इस लड़की ने डरना ही था। वो बार बार आगे पीछे नजर दौड़ा रही थी। इसे डर सा था कहीं कोई पीछे से ही ना आ जाए। एक तो इंसान भी अजीब ही होते हैं, वो अकेले में इसलिए नहीं डरते कि वो अकेले हैं, बल्कि उन्हें इस बात का डर लगा होता है कि अगर वो अकेले ना हुए। यही हाल इस वक्त ऐमन का था। अभी वो अपनी ही सोचों में गुम थी। इसकी ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रह गई, जब इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा हो। इसने बिजली की सी फरती से पीछे मुड़कर देखा था।